क्लास 11 में आपने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, और ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के डिसीजन मेकिंग को स्टडी करते हैं कि भाई एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है अपना बेस्ट, और एक प्रोड्यूसर अपना बेस्ट, अपना मोस्ट या हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे गेन करता है वो। आज इस क्लास में मैं शुरू कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40% मार्क्स की वेटेज है आपके सिलेबस में। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ी डिफरेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, बल्कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल की बात करते हैं, सारी इंडस्ट्रीज की एक साथ बात करते हैं, सारे डिसीजन मेकर्स की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं। तो इस क्लास में मैं आपका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसको पढ़ाने वाला हूं, और इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप इस क्लास के बाद आंसर कर पाएंगे कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं, और उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होने वाली और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और टर्म्स मैं यहाँ इस क्लास में आपको समझाने वाला हूं। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इसलिए कि भाई कोई हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट में से या टॉपिक में से आ जाए, या दूसरा इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये कि बहुत सारी टर्म्स और कीवर्ड्स मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये टर्म्स और कीवर्ड्स आपके सारे चैप्टर्स में बार बार यूज होने वाली हैं। एक बार अच्छे से समझ लो, जितनी बार आपके सामने आएंगी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इन टर्म्स को यूज करूंगा, और आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये किस सेंस में या किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और ये इंटरलिंकेजेस जो हैं डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में, उनको भी स्टडी करती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस वर्ड यूज करते थे, तो वहां प्राइस का मतलब होता था कि एक इंडिविजुअल गुड का प्राइस। जब यहां प्राइस की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो एग्रीगेट प्राइस लेवल होगा, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका एग्रीगेट प्राइस लेवल, औसत जो उनका कीमत स्तर है, वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है, तो उसकी यहां बात करते हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ क्या है? वहां किसी एक फर्म का आउटपुट बढ़ जाना, उस फर्म का रेवेन्यू बढ़ जाना, उस फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाना, ये सारे ग्रोथ के इंडिकेटर थे किसी एक फर्म के माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ जाना, या किसी पर्टिकुलर स्टेट का आउटपुट बढ़ जाना, या फिर इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का आउटपुट बढ़ जाना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ यहां कहलाता है। चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों में ही हम बात करते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स की। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? वो इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये अलग अलग होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इकोनॉमिक एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, यानी आर्थिक निर्णय ले रहे हैं। वो कोई एक कंज्यूमर के डिसीजन की अगर हम बात करें, कंज्यूमर को अपनी इनकम पता है, उसको जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस पता है, तो दिए हुए प्राइसेस और दी हुई इनकम पर वो अपना क्या करता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर की बात करें तो वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेता है, या फिर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है कि हाईएस्ट पॉसिबल जो प्राइस है उस पर अपने प्रोडक्ट को बेचने की वो कोशिश करता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो डिसीजन लेंगे, लेकिन वो उन इकोनॉमिक एजेंट से डिफरेंट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे। यहां अगर हम बात करें, कंज्यूमर अगर एक इकोनॉमिक एजेंट है, तो ऑल कंज्यूमर्स कलेक्टिवली, सारे जितने उपभोक्ता हैं वो इकट्ठे, यानी एक एग्रीगेट लेवल पे, एकीकृत रूप में वो क्या है, वो इकोनॉमिक एजेंट हैं जो आर्थिक निर्णय लेंगे। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, तो सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कलेक्टिवली, एक साथ, एकजुट, उनका जो निर्णय होगा वो यहाँ इकोनॉमिक एजेंट का काम करेगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट भी है यहाँ डिसीजन लेने के लिए। तो सारे इकोनॉमिक एजेंट करते क्या है, ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है उनमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनसे संबंधित निर्णय लेते हैं। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं, इनको एक बार बता देता हूं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन,
ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप बता देंगे भाई ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करती है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप इन्फ्लेशन बता दो, अनएम्प्लॉयमेंट बता दो, साथ में आप बीओपी या फॉरेन एक्सचेंज रेट बता दो। इन वेरिएबल्स में, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या होता है, इनमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, लार्ज फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑल ऑफ ए सडन बहुत वेरी कर जाए, आज 77 रुपए का $1 आ रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद वो 117 रुपए का $1 आने लगे, तो ये तो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन हो जाएगी, इकोनॉमी पे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। प्राइसेस की अगर आप बात करें, प्राइसेस अगले 1 महीने में हर प्रोडक्ट के दुगने हो जाएं तो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन कहलाएगी। तो इतनी लार्ज फ्लक्चुएशंस जो होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, उनको मॉडरेट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए इकोनॉमिक एजेंट्स अपने डिसीजंस लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को तो हम स्टडी करेंगे नहीं, तो कलेक्टिवली पूरे इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पे ही हम डिसीजंस को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमी को इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में हम डिवाइड करके भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के डिसीजंस जो हैं, या उनमें वेरिएबल्स में क्या वेरिएशन हो रही है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने कंज्यूमर्स हैं, सारे कंज्यूमर्स को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे और उसको हम कह देंगे क्या, हाउस होल्ड सेक्टर कह देंगे। हम ये कह सकते हैं कि जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको सारों को एक साथ स्टडी करेंगे और प्रोड्यूसर्स के जो डिसीजंस हैं उनको हम प्रोडक्शन सेक्टर का डिसीजन कहेंगे। साथ में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर भी है। इस तरीके से हम पूरी इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करके भी स्टडी कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत नया है, ज्यादा पुराना नहीं है, 100 साल भी अभी इस सब्जेक्ट को नहीं हुए हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है और एडम स्मिथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स भी थे उन्होंने बताया कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इकोनॉमी में जो फोर्सेस ऑफ मार्केट हैं, डिमांड और सप्लाई को फ्री छोड़ देना चाहिए और उसके अलावा मार्केट फोर्सेस के अलावा किसी और इकोनॉमिक एजेंट का वहां पे कोई रोल नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई ओवर द सेंचुरीज। उसमें देखा गया कि कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कोई मार्केट ही नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मार्केट भी है लेकिन प्राइस नेगोशिएट नहीं कर पाए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में, तो कोई इक्विलिब्रियम ही रीच नहीं हो पाया। कई बार ऐसा भी हुआ कि इक्विलिब्रियम भी रीच हो गया लेकिन जो सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिसिंग है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो होगा, जो फुल्ली कैपिटलिस्ट मार्केट होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, उसमें प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो तो अपना बेनिफिट देख रहा है ना, अपना प्रॉफिट देख रहा है, उसको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सोशल वेलफेयर से उसको क्या मतलब है। तो यहाँ कुछ फैक्टर्स मिसिंग थे। जब 1929 में एक बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई, तो उस समय जो इकोनॉमिस्ट थे उनको महसूस हुआ कि भाई खाली मार्केट फोर्सेस पे अगर छोड़ देंगे ना इकोनॉमी को तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करके, कुछ हस्तक्षेप करके उसमें कुछ प्रभाव डालना पड़ेगा, ताकि अर्थव्यवस्था अगर मंदी की तरफ जाती जा रही है तो उसको दोबारा आगे वृद्धि की ओर, समृद्धि की ओर उसको बढ़ाया जा सके, या फिर उसमें अगर वेलफेयर मिसिंग है तो उस वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू को अचीव किया जा सके। तो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स करते क्या है, वो बेसिकली इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल के वेलफेयर का ध्यान नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर, पूरी कंट्री का बेनिफिट हो, सारे सिटीजन्स का बेनिफिट हो, सारे इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनका वेलफेयर उसमें डिसाइड हो सके। तो पॉलिसी मेकर्स कौन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? पॉलिसी मेकर्स अगर हम बात करें गवर्नमेंट कौन है, तो गवर्नमेंट में या तो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं। जैसे हम बात करें इंडिया में तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या है, वो गवर्नमेंट का एजेंट है, आरबीआई। उसके अलावा जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं या सेबी है, एमफी है, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट की टर्म्स और कीवर्ड्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनकी 1776 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इनके जो थॉट हैं उनको क्लासिकल थॉट कहते हैं। इनके जो फॉलोअर्स हुए उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते रहे हैं कि
मार्केट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं जिनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं, मार्केट को उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए कि उन्हीं के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन हो मार्केट में। ये थॉट प्रोसेस जो है उनका क्लासिकल थॉट जिसे हम कहते हैं, ये काफ़ी सालों तक पॉपुलर रहा। लेकिन 20th सेंचुरी में एक और ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। इनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो इनके थॉट्स के आने के बाद ही एज ए सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी किया जाने लगा है। और इन्होंने एक बुक लिखी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक जो है 1936 में पब्लिश हुई थी और इसमें केन्स के थॉट्स जो हैं पब्लिश हुए। केन्स के जो थॉट्स हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको केन्शियन थॉट्स बोलते हैं। और केन्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल थॉट्स हैं वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो ठीक है कि भाई मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगी प्राइस को, लेकिन जब कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस मार्केट में हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के उन वेरिएबल्स को कंट्रोल में रखा जा सके। और ऐसा करना केन्स के अकॉर्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट में है, सभी के लिए फायदेमंद है। तो अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मंदी का दौर है तो ऐसे में गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उस मंदी के दौर से इकोनॉमी को बाहर निकालना चाहिए। वैसे तो इकोनॉमिक्स में दो तरह के ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली होती है भाई, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट होती हैं, जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें सिर्फ कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो एक कार्य करने का ढंग है उसका परीक्षण यहाँ पे करने वाले हैं। और इस सिस्टम में बात करते हैं उत्पादन के कारकों की। उत्पादन के कारक यानी जिन्हें हम फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं कुछ लोग इनको। तो ये चार तरह के होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर, जिसे हम हिंदी में उद्यमी कहते हैं। तो उद्यमी क्या करता है, वो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको आयोजित करता है। और उसे आयोजित करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक तो रॉ मटेरियल चाहिए उसको, और रॉ मटेरियल के साथ साथ उसको चाहिए पूंजी, और उसको चाहिए लैंड, भूमि जिस पे वो फैक्ट्री लगाएगा, जहां वो प्रोडक्शन करेगा, और साथ में उसको चाहिए लेबर, श्रम जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये लेबर जो है इस कैपिटल को यूज करते हुए इस लैंड पर बनी फैक्ट्री में एंटरप्रेन्योर के निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में काम करती है। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही लेबर होती है, और वो लेबर जो है वो ही एंटरप्रेन्योर भी होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ ओन्ड फॉर्म्स होती हैं जिसमें एक ही आदमी काम करता है। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी होती हैं, वो उसी का रूप होते हैं। और कई बार लेबर क्या होता है, किसी किसी फर्म के द्वारा लेबर हायर की जाती है, लेबर को बदले में पे कर दिया जाता है। तो यहां देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स जैसा कि अभी आपको बताया ये सारे इनपुट्स थे जिनको यूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, एंटरप्रेन्योर करेगा उस प्रोसेस को। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करा जाता है, रूपांतरण करा जाता है, किसमें, आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है इनपुट्स को। तो ये रूपांतरण प्रक्रम जो है बेसिकली ये होता है, जिसके बाद में क्या होता है, आउटपुट मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, उसको बेचा जाता है मार्केट में, उससे रेवेन्यू जो है वो प्राप्त करा जाता है। और उस रेवेन्यू से क्या होता है कि फैक्टर पेमेंट्स की जाती है, फैक्टर इनकम डिवाइड करी जाती है। एंटरप्रेन्योर जो था उसने सारा प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया और उसमें उसने लेबर को यूज किया। तो लेबर को अपने लेबर प्रोवाइड करने के लिए क्या मिला बदले में, वेजेस और सैलरी मिल गई। लैंड जो यूज हुआ, लैंड को क्या मिल गया, किराया मिल गया। कैपिटल जो यूज हुई, कैपिटल को क्या मिल गया, उसको इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया। और लास्ट में जो कुछ बचा वो बचा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका हो गया, एंटरप्रेन्योर का हो गया। ये एंटरप्रेन्योर अपने पास रख लेता है, इसका एक हिस्सा एंटरप्रेन्योर फ्यूचर के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है, निवेश कर देता है अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें वैसे तो हम पूरी इकोनॉमी की एक साथ बात करते हैं, लेकिन
हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को सेक्टर्स की फॉर्म में देखते हैं। तो 4 सेक्टर्स हैं जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो वो 4 सेक्टर में सबसे पहला सेक्टर है फर्म्स। फर्म्स बेसिकली क्या है, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स होती है, यानी उत्पादन इकाइयां जितनी भी किसी एक इकोनॉमी में होती हैं, उसको हम फर्म्स वाला जो सेक्टर है उसमें स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, जो कि एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, और ये बेसिकली इन फर्म्स के ओनर होते हैं। यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन मेनली किस लिए किया जाता है, आउटपुट को मार्केट में बेचने के लिए, और मार्केट में बेचने के बाद प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक कंडीशन है फर्म्स के लिए। बहुत सारे देशों में ऐसी फर्म्स हैं, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो किसान जो है वो भी एक फर्म है, लेकिन वो मोस्टली प्रोडक्शन किस लिए करते हैं, वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं कि उनका अपना ही गुजारा हो जाए उसमें, वो भी काफ़ी है। सेकंड जो सेक्टर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जिसे हिंदी में कहते हैं पारिवारिक सेक्टर कहते हैं, और इसमें क्या होता है, सारे के सारे कंज्यूमर्स इंक्लूड होते हैं। हाउस होल्ड जो होते हैं उसमें एक फैमिली में एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। मेनली अगर आप डेफिनेशन देखोगे हाउस होल्ड की, तो आपको पता चलेगा हाउस होल्ड है कि एक परिवार में एक रसोई शेयर करने वाले, यानी एक किचन शेयर करने वाले, जो लगभग 6 महीने से ज्यादा वक्त से किचन शेयर कर रहे हो, ऐसे लोगों के समूह को एक परिवार कहते हैं। उसमें 2, 5, 7, 8, 10, 15 कितने भी लोग हो सकते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि ये फॉर्म्स में काम करते हैं ये लोग, या सरकारी नौकरियां करते हैं, या अपना बिजनेस भी कर लेते हैं, और ये इनकम अर्न करते हैं, ये टैक्सेस पे करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे उनके लिए ये डिमांड जनरेट करते हैं। ये इनका काम है इकोनॉमी में। इसके अलावा जो थर्ड जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट क्या, बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, जो राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है वो है ये। तो इसका काम क्या होता है, कानून बनाना इसका काम है, टैक्स कलेक्ट करना, कर की वसूली इसका कार्य है। उसके अलावा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचना ढांचा जो है उसका निर्माण करता है, जैसे फ्लाईओवर, स्कूल्स वगैरह बना देना, और कई बार ये प्रोडक्शन भी करता है। अगर हम बात करें जैसे दिल्ली जल बोर्ड की अगर आप बात करें, तो गवर्नमेंट की एक इकाई है वो, और वो क्या करती है, वो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है दिल्ली में। तो वो क्या है, वो एक प्रोडक्शन कर रही है वो डायरेक्टली। इसके अलावा फोर्थ सेक्टर होता है इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर। और एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली ये क्या, ट्रेड से रिलेटेड होता है, पूरे विश्व के साथ जो व्यापार किसी इकोनॉमी का होता है। तो इसमें इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है गुड्स का। अगर कोई एक अर्थव्यवस्था है वो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को कुछ वस्तुओं को बेच रही है तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर वो विदेशों से कुछ सामान, कुछ वस्तुएं मंगा रही है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। इसके अलावा कैपिटल फ्लोज भी होते हैं, पूंजी का प्रवाह होता है, जिसमें क्या है, अगर बोरोइंग कर ले, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या किसी और अमीर देश से कोई ऋण ले ले, तो वो क्या है, वो कैपिटल फ्लोज की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 4 जो है सेक्टर हो गए किसी भी इकोनॉमी में जो होते हैं, और ये आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज होंगे ये कॉन्सेप्ट्स।